हम भारत की नेता आदरणीय प्रियंका जी का स्वागत करें। नहीं, अब मैं निवेदन करूंगा मधुबन विधानसभा के प्रत्याशी परम आदरणीय पंडित अमरेश चंद्र पांडे जी से कि बुके और मऊ के बुनकरों के हाथों से बुनी हुई साड़ी, जो मऊ की पहचान है, बुनकरों के हाथों से बुनी हुई साड़ी, परम आदरणीय पंडित अमरेश चंद्र पांडे जी प्रियंका जी को देख जोरदार ताली बजाइए। यह मऊ के बुनकरों के हाथों से बुनी हुई साड़ी है। और मैं एक बुके देकर मैं खुद राजकुंवर सिंह स्वागत करूंगा। हो गया आदरणीय, चलिए उनको आपको बुला रहे हैं। अब मैं अपने जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से, सभी कांग्रेस जनों के तरफ से, महाविद्यालय परिवार के तरफ से, सब तरफ से हमारे देश की नेता, देश की भविष्य आदरणीय प्रियंका जी का मैं स्वागत करता हूं। थोड़ा सा हो गया विधायक जी, 1 मिनट। दीदी, आज जिस भूमि पे आप आई हैं, अर्पित प्लीज, दीदी जिस भूमि पे आप आई हैं, ये भूमि ऐसी भूमि है कि कि 1978 में इसी भूमि पे आपकी दादी, देश की आयरन लेडी, विश्व की आयरन लेडी आदरणीय इंदिरा गांधी जी 1978 में इसी भूमि पर एक विशाल, आप इंदिरा जी के जज्बातों, इंदिरा जी के सिद्धांतों, इंदिरा जी के आदर्शों को लेकर चल रही हैं। दीदी, ये इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज, इंदिरा गांधी फार्मेसी कॉलेज, इंदिरा गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब इंदिरा गांधी के नाम से दर्जनों शिक्षण संस्थान मैंने बनाया। अब मैंने कैसे बनाया? एक मामूली कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। जब मैं 2003 में हमारे देश की नेता सोनिया गांधी से मैं मिला, अपने नेता से मैंने दिल की बात कहा कि मैं एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहता हूं, हमारे इलाके में डिग्री कॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा कि चलो राजकुंवर, मैं किसी को भेज देती हूं। तो उन्होंने अर्जुन सिंह को हेलीकॉप्टर द्वारा भेजा और अर्जुन सिंह ने इसका शिलान्यास किया। आज ये विद्यालय इस मऊ जनपद का नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें 9000 छात्र और छात्रा अध्ययनरत हैं। दीदी, मैं स्वागत करता हूं। और आज जिस तरह से आप लड़ रही हैं, जिस तरह से लड़ रही हैं, आज जिनके खिलाफ लड़ रही हैं, मैं स्वागत इस बात का कर रहा हूं कि बिना परवाह के, बिना झुके, बिना टूटे लड़ रही हैं। और खास करके महिलाओं से कह रही हैं, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये आवाज आपने जो बुलंद किया है, ये गांव गांव में, गली गली में अब लड़कियों द्वारा लगाया जाने जा रहा है। इसी के साथ मैं स्वागत करते हुए निवेदन करूंगा, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय बाजीराव खाने भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब आदरणीय अमरेश चंद्र पांडे जो हमारे प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक, उनसे निवेदन करूंगा कि प्रियंका जी का स्वागत करें। आदरणीय अमरेश चंद्र पांडे। आदरणीय हमारे नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सम्मानित मंच, समय में नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं। दीदी, मैं आपके आने के पहले मैं बोल चुका हूं, जनता से अपील मैं कर चुका हूं कि आपके आने के बाद हो सकता है समय कम मिले, इसलिए मैं अपील जनता से किया हूं। जनता हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेम करती है दीदी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो हालत है आज राजनीति की, जाति और धर्म की, इसमें जनता फंसी हुई है। मैंने अपील किया,
जनता से मैंने कहा कि यार आपको जाति और धर्म के नाम पर वोट देने में क्या मिला, इस क्षेत्र की जनता को क्या मिला। जनता कहती है कि कुछ नहीं मिला, जनता कहती है कि कुछ नहीं मिला। तो मैंने आपके बीच में, आपके आने के पहले मैंने बोला, पब्लिक से पूछा, जनता से पूछा कि मेरा दोष क्या है। एक मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूं, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस क्षेत्र की जनता का 4 बार 20 वर्ष तक लगातार नेतृत्व किया था। 1957 में नेता विरोधी दल भी रहे। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूं। हमारे पिता जब बीमार पड़े थे तो कहा था कि अमरेश अगर राजनीति करना तो याद रखना कि राम सुंदर पांडे के सफेद कपड़े पर खून का धब्बा न लगे। दीदी मैं आज तक निर्वाह करता हूं। इस क्षेत्र का एक भी व्यक्ति नहीं बोलेगा। आप जनता से पूछिएगा कि अगर अमरेश पांडे को मैंने टिकट दिया है, अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार है, चरित्रवान है, और कोई अवगुण है तो आप खुल करके बोल देना। आप बता देना दीदी से कि अमरेश पांडे के विषय में यह अवगुण है। मैंने दीदी कहता हूं हर जगह घूम के कि अगर कोई अवगुण इस क्षेत्र की जनता हमको बोलेगी, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। यह मैं जनता से बोलता हूं और जनता से अपील करता हूं। आज के दिनों में मैं गया, कल मैं बेलौली में बगल में बैठा था दीदी, मैंने कहा था क्षेत्र की जनता से कि मेरे में क्या आरोप है कि हमको वोट नहीं मिलता। पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, क्षेत्र की जनता ने 58,000 मत दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं जा पाया, इसलिए कि जनता में करंट था सरकार बनाने की, इसलिए हमको वोट नहीं मिला, चुनाव हार गए। मैंने कहा दीदी कि अगर हमको विश्वास दिलाता हूं कि अमरेश पांडे आपके बीच का है, आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपका रिश्ता मेरा ननिहाल भी क्षेत्र में है, मैंने आपसे रिश्ता भी जोड़ा है। इससे मैंने दीदी अपील कर चुका हूं जनता से कि अगर अमरेश पांडे को मौका दो 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए जाति धर्म मजहब बिरादरी छोड़ करके हमको वोट दे दो और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमको भेजो। मैं वादा करता हूं दीदी के सामने, मैं दीदी के सामने वादा करता हूं, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोती के सामने वादा करता हूं, अपने नेता के सामने वादा करता हूं कि अगर 5 वर्ष का हमको मौका दिया आपने तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके सवाल को लेके और मधुबन विधानसभा की जनता कि अगर तकदीर को नहीं बदल दिया तो राजनीति जीवन से संन्यास ले लूंगा। इससे मैं अपील करता हूं कि अगर जाति और धर्म पर वोट करते हैं, मिला क्या आपको? हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हैं, ब्राह्मण में पैदा बनी तो भगवान के एप्लीकेशन से लिख ले नहीं रहनी, ये भगवान हमको बबने घर में पैदा कर दो, क्या वो एप्लीकेशन लिख ले रहे, क्या वो दरखास्त ना लिख ले रहे? कोई दरखास्त नहीं लिखा था। सब लोग मानव पैदा हुए, मैं भी मानव पैदा हूं, लेकिन अगर जाति धर्म मजहब के बिरादरी के में अगर मेरे ऊपर कोई आरोप हो, वह वोट मत देना। अगर मेरे पास कोई आरोप नहीं है, अमरेश पांडे को वोट दो। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अमरेश पांडे पहुंचेंगे और प्रियंका जी का जैसे आदेश मिलता है, अगर हमको सरकार बनाने का मौका मिल गया तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं, इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर को बदल दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये अपील करते हुए कि क्या 7 तारीख को हमको भी बता दें और दीदी भी देख लें, आप हाथ उठा के आश्वासन दें कि हम 7 तारीख को आपको मतदान करेंगे, मतदान करेंगे 7 तारीख को। मैं दीदी के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके क्षेत्र का विकास दीदी के सहयोग से इस मधुबन विधानसभा की नया तस्वीर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय दीदी जी, मैं बहुत आभारी हूं, आपका बहुत आभारी हूं। आप हमारे बीच में आई, आपने कहा था, दीदी ने कहा था कि अमरेश पांडे चुनाव लड़ो, इनके निर्देश पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आपका आदेश था, निवेदन था, इन्होंने कहा जो भी हो आप चुनाव लड़ो और चुनाव लड़ के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आओ। दीदी मैं आपके प्रति बहुत
ये शहीदों की धरती है। जांबाज ब्रिगेडियर उस्मान खान की धरती है। मशहूर नाटककार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी की धरती है। इस धरती को मेरा नमन। आज यहां खड़े होकर सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं। देखिए, चुनाव के संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूं और दिल से मैं वो बात करना चाहती हूं। मैं आपसे देश और प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसके बारे में बात करना चाहती हूं, कुछ बातें समझाना चाहती उसके बारे में बात करना चाहती हूं, कुछ बातें समझाना चाहती हूं। और मेरा आग्रह है कि मेरी बातों को आप ध्यान से सुने, ताकि उन पर आप थोड़ा सा चिंतन करें और चुनाव के समय जब पोलिंग में आप जाएंगे तो आप मेरी बातों को मन में रखते हुए अपना निर्णय लें। देखिए, सबसे बड़ी समस्याएं आज क्या है उत्तर प्रदेश में। यहां तमाम नौजवान खड़े हैं। बताइए कितने हैं नौजवान? यहां भी हैं। किसको रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? किसी को मिला? बहनों, आपको मिला? तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। सही बात है, सही है। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। आज आपको गैस सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है। सरसों के तेल की बोतल एक दिहाड़ी में नहीं मिलती, 250 रुपए की है, दिहाड़ी उससे कम मिल रही है। पेट्रोल के दाम हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। मेरे किसान भाई बैठे हैं, बुनकर भाई बैठे हैं। कमाई नहीं होती, किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, तमाम परेशानियां हैं। छुट्टे जानवर की परेशानी है, छुट्टे जानवर की परेशानी है। बुनकरों के लिए जो पैकेज बना था कांग्रेस के समय में, वो समाप्त तक हो गया है। बड़ी बड़ी बिजली की बिलें भरनी पड़ रही हैं। रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। चाहे छोटे दुकानदारों को लीजिए, छोटे बिजनेस वालों को लीजिए, सब महंगाई का सामना कर रहे हैं और कमा नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ? दिख नहीं रहा है पीछे? कैमरा वाले खड़े सर। तो समस्या ये है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता परेशानियों का सामना कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं हैं, छोटे दुकानदारों की, बुनकरों की, छोटे व्यापारियों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और उन्हें हल करने का काम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी नेता हैं, चुनाव के समय जब आपके सामने आ रहे हैं तो इन समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये पहचान भी नहीं रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कितनी सारी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। उन्हें हल करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो आपके सामने आकर कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, बुलडोजरों की बात करेंगे, आतंकवादियों की बात करेंगे, कभी चीन की बात करेंगे, कभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग हो रहा है उसकी बात करेंगे। लेकिन आप जो रोजाना हर रोज एक जंग लड़ रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जिस संकट में आप हैं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को किसने इतनी हिम्मत दे दी कि आज वे आपके सामने खड़े होकर कह सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि उन्हें संज्ञान ही नहीं था कि यहां पे छुट्टे जानवर की समस्या है उत्तर प्रदेश में। 5 साल इनकी सरकार केंद्र में, 5 साल प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री, इनकी सरकार, और उतनी हिम्मत दे दी है आपने
कि आपके सामने आकर कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि आपकी समस्याएं क्या हैं। चुनाव के समय अचानक उनको जानकारी मिल जाती है और कहते हैं कि इसके हल करने की हम इसका सुझाव देंगे। तो इन सब नेताओं को इतनी हिम्मत मिल गई है, इतनी बुरी आदत डाल दी है आप लोगों ने कि आकर कुछ भी बहकी बहकी बातें कर ले, खोखली घोषणाएं दे देते हैं। चुनाव के समय हम ऐसा करेंगे, 70 लाख रोजगार बनाएंगे। किसी ने आपको समझाया कि 70 लाख रोजगार कहां से बनाएंगे, कैसे आएंगे? किसी ने नहीं कहा। बस बड़ी बड़ी खोखली घोषणाएं और जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। और ये हिम्मत इनको मिली कैसे? सोच लीजिए, चाहे बसपा का नेता हो, चाहे समाजवादी दल का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, एक चीज वो बहुत स्पष्ट तरह से जानता है। वो जानता है कि जब धर्म की बात करेगा, जब जाति की बात करेगा, तो आपके जज्बात उभरेंगे। वो जानता है कि जब इन चीजों को उठाएगा तो आप उससे जुड़ जाओगे। वो जानता है कि अगर वोट लेने का एक माध्यम है इस प्रदेश में तो वही है जाति और धर्म के नाम पर। जान गया। अब बताइए, जान गया, 5 साल बाद आकर आप वही बातें करके वोट ले लेगा आपका, तो फिर आपके लिए काम क्यों करेगा? कभी सोचा है आपने? सोचिए, आपके घर में मान लो एक बेटा है, 25 साल का हो गया, आपने खूब मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उसको बनाया। अब वो घर पे बैठकर पूरे दिन टीवी देखता है, कहता है मुझे मोबाइल फोन दीजिए, आप कहीं से जुगाड़ करके वो भी दे देते हैं। कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, कहीं से आप जुगाड़ करके वह भी दे देते हैं। खाना पीना आप मेहनत करते हो, खेती में अपने व्यापारों में उसको मेहनत से आप खाना पीना भी दे देते हो, नए कपड़े भी खरीद लेते हो। अब 25 साल का हो गया है, घर पे बैठा रहा है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? सक्षम बनेगा? सशक्त बनेगा? आपके लिए काम करेगा? कुछ कमाने की कोशिश करेगा? बाहर जाकर नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि आपने तो निकम्मा बना दिया। जो चाहता है उसको मिल रहा है। तो यही काम आपने नेताओं के साथ कर डाला। जो चाहिए वो तो मिल रहा है हर 5 साल, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ आपके जज्बातों को उभारना पड़ रहा है। मैं भी खड़े होकर आपको बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि धर्म, आपकी धर्म की सुरक्षा करूंगी, मैं आपको सक्षम, आपके धर्म को सक्षम बनाऊंगी, जाति की बात कर सकती हूं, लेकिन क्यों करूं? क्या इन बातों से आपका पेट भरेगा? क्या इन बातों से आपका भविष्य बनेगा? क्या इन बातों से ये नौजवान जो यहां खड़े हैं इनको रोजगार मिलेगा? अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? क्या ये कमाकर आपकी देखभाल कर पाएंगे? इन बातों से सिर्फ नेताओं का पेट भरेगा, इन बातों से सिर्फ राजनीतिक दल आगे बढ़ेंगे, सत्ता आती रहेगी, ये नीतियां बनाते रहेंगे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए, और देश के गरीब, देश के नौजवान, देश की महिलाओं को उसी खाई में छोड़ेंगे, और उस खाई में जानबूझ के छोड़ेंगे। बहनों, जानबूझ के, ये बगैर सोचे समझे नहीं कर रहे हैं ये बात, क्योंकि वो जानते हैं जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक आप अशिक्षित रहोगे, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े होकर कमाओगे नहीं, तब तक आपके जज्बातों का इस्तेमाल करना तो और भी आसान होगा। जिस दिन आप सशक्त हो जाओगे, जिस दिन पैरों पे खड़े होगे, जिस दिन कमाओगे, उस दिन से पूछना शुरू करोगे कि भाई तुम आए हो बड़े बड़े भाषण देने के लिए, तुमने किया क्या हमारे लिए? उस दिन से जागरूक बनोगे। तो तुम्हें गरीब रखना, अशिक्षित रखना, विकसित नहीं करना, ये तो इनकी योजना है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। वरना बताइए, मेरे सारे नौजवान भाई यहां खड़े हैं, बताइए रोजगार कहां से मिलता है? कोई बताएगा? कोई आपके सामने नेता आए और बोले 70 लाख रोजगार दिलवाऊंगा, कहां से दिलवाएगा? जानते हैं आप? 3 ही जगह हैं, और समझ लीजिए इस बात को,
गंभीर बात है। 3 ही जगह हैं जहां से रोजगार मिल सकता है। सबसे पहले सरकारी जो पद होते हैं, सरकारी नौकरियां जो होती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया है। आपको बताया था 70 लाख रोजगार देंगे पिछले चुनाव में, अब कह रहे हैं 4 लाख दिलवाए हैं। असलियत यह है कि वो 4 लाख दिलवाए नहीं है, वो एप्लीकेशन खोले उन 4 लाख रोजगार के लिए, वो भी कुछ ही समय पहले। 5 सालों से इन्होंने 12 लाख रोजगार के पद खाली रखे हैं। ठीक है, 12 लाख पद खाली हैं। 12 लाख से शायद दुगना या 3 गुना बेरोजगार नौजवान खड़ा होगा अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखें। तो क्या हुआ? क्या उनको बेरोजगार नौजवान नहीं मिले? क्यों नहीं भरे पद? क्यों नहीं भरे? क्योंकि इनकी योजना है। अब दूसरी जगह जहां से रोजगार मिल सकते हैं, बड़े बड़े पीएसयू जो संस्थाएं हैं, जैसे बीएचईएल, एचएएल, रेलवेज, आईटीआई, एनटीपीसी, ये सब, यहां से रोजगार खूब पैदा होते थे। इसीलिए बनाए गए थे ये। पंडित नेहरू के समय में शुरू हुआ ये काम, और बाकी कांग्रेस की सरकारों ने ये संस्थाएं इसलिए बनाई ताकि पब्लिक की हो। ये संस्थाएं आपकी हैं, देश की हैं। ठीक है, यहां से खूब रोजगार पैदा होता था। अब इन्होंने क्या किया है? नरेंद्र मोदी जी ने सारे के सारे बेच डाले हैं, और जिनको नहीं बेचा अभी तक उनको बेचने की योजना बना दी है, जैसे बीएचईएल, रेलवेज। और किसको बेचा है ये देखिए, समझने की बात है। अपने 2-3 बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को, ज्यादा नहीं है। ये नहीं है कि सब बड़े उद्योगपतियों को कह दिया कि भाई तुम एक ले लो, तुम एक ले लो, नहीं। सिर्फ 2-3 उद्योगपति दोस्तों को ये सारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। ठीक है, और बिक गई आधी। तो वहां से तो रोजगार आने वाला नहीं है। ऊपर से जैसे ही प्राइवेट बनेंगे सारे आरक्षण खत्म। तो ठीक है, वहां से तो रोजगार नहीं बनने वाले, ना आरक्षण मिलने वाला है। अब तीसरी कौन सी जगह है? तीसरी सबसे बड़ी रोजगार की जो जहां से रोजगार बन सकता था वो है खेती। खेती और जो छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस हैं, जैसे बहुत सारे बुनकर भाई खुद करते हैं। अब इनको क्या किया आपने? जीएसटी थोप दी, नोटबंदी थोप दी, लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय कोई राहत नहीं दी। किसानों को आप उपज का दाम नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आपने आसमान में उड़ा दिए, किसान काम नहीं कर पा रहा है। छुट्टे जानवर की समस्या है, उसको सुलझाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो जो खेती करता है वो दूसरों को अब क्या रोजगार देगा? बेचारा खुद ही नहीं कमा पा रहा है। जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, वो खुद ही अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पा रहा है, वो अब क्या रोजगार देगा? तो जो 3 जगह थे जहां से रोजगार मिल सकते थे, उनको तो आपने खत्म ही कर डाला ना। तो जब आपने खत्म कर डाला तो आप रोजगार देने की कैसी बात कर सकते हैं? किस मुंह से आप कह रहे हैं कि आप 70 लाख रोजगार देंगे? नहीं दे सकते आप। जो रोजगार देने के साधन थे वो तो सारे खत्म कर डाले आपने। तो ये आपकी योजना है, ये आपकी नीति है। नहीं तो इतने सालों से कैसे चली आ रही है? नहीं तो किसान की इतनी परेशानियां आपने हल करने की कोशिश ही नहीं की। छुट्टे जानवर को लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है 3 सालों से, उनको भी मालूम था छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने क्या किया? सोचा कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। कहा कि देखिए, पब्लिक को कहा आप जानवर को अपने घर में रखिए, देखभाल करिए, सरकार आपसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी, उस गोबर का गोबर गैस बनाया जाएगा, उस गोबर की अच्छी अच्छी खाद बनाई जाएगी, किसानों की सुविधा हो जाएगी, आप जानवर की देखभाल करेंगे, आपकी थोड़ी कमाई हो जाएगी। मैं आपसे बता रही हूं कि पिछले 3 सालों से छत्तीसगढ़ में यह समस्या खत्म हो गई है ही नहीं। और आज यहां भाजपा की सरकार तमाम धर्म की बातें करते हैं, और उन्होंने क्या किया? गौशालाएं बना दी। बोला जाओ छोटे जानवर को पटक दो वहां। गौशालाओं में छत नहीं है, पानी नहीं है, चारा नहीं है।
जेसीबी से उठाकर गाय को गाड़ रहे हैं, जिंदी गाय है, जिंदी गाय पड़ी हुई है, खाने पीने के बिना लेटी हुई है, बड़े बड़े घाव है, कुत्ते खा रहे हैं उनको जंगली। ये सारे वीडियो पिछले साल जारी हुए। तो ये धर्म है इनका? ये धर्म सिर्फ इस्तेमाल के लिए है, सिर्फ इनकी राजनीति के लिए है, सत्ता के लिए है। और मेरी बहनों को देखो, इनको सशक्त करने की बात कौन कर रहा है? इन पर अत्याचार होता है, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां तो बहुत सुरक्षा है महिलाओं की। कौन सी सुरक्षा? हर 2 दिन तो मैं जा रही हूं किसी के घर जिसका बलात्कार हो रहा है, जिसको मार डाला गया है, जिसकी बेटियों को मार डाला गया है। मैं वहां जाती हूं, पूछती हूं कि सरकार ने मदद की। सबसे पहला जवाब मुझे मिलता है, दीदी नहीं, पुलिस वालों ने, प्रशासन वालों ने तो अपराधी की मदद की है, हमारा तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रहा है। फिर हम लोग आंदोलन करते हैं कि एफआईआर दर्ज करो, अपराधी को पकड़ो। ये है इनकी सुरक्षा। सुरक्षा छोड़िए, इनको शिक्षित करने की बात कौन कर रहा है? नौकरी दिलवाने की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि 40% रोजगार सब महिलाओं को देगी। इन्होंने कुछ कहा है ऐसा? कुछ नहीं, क्योंकि इनकी सोच में ही नहीं है, मानसिकता में ही नहीं है। इनकी मानसिकता यही है कि नौजवान बेरोजगार रहे, महिला कभी सक्षम ना बने, किसान अपने पैरों पे खड़ा होना हो पाए, और सबका फायदा उठाया जाए। जब चुनाव आए हम लोग सत्ता में रहें, यही हमारा एक लक्ष्य है। और इसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे। आपको बड़ी बड़ी धर्म, मंदिर, मस्जिद, इन सब बातें से हम गुमराह कर लेंगे। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि इस चुनाव में क्या तय हो रहा है। इस चुनाव में आप ये तय नहीं कर रहे हैं कि भाजपा आएगी या बसपा आएगी या समाजवादी आएगी या कांग्रेस आएगी। इस चुनाव में आप तय कर रहे हो कि आपके प्रदेश की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी। दशकों से आपके प्रदेश में आपने प्रयोग किया है, जाति और धर्म पर आपने राजनीति को चलने दिया है, फूलने फलने दिया है। और आज हालात ये बन गए हैं कि कोई नेता काम करने को राजी ही नहीं। वो सब जान गए हैं कि जनता भोली भाली है, इनको गुमराह कर लेंगे और सत्ता में रहेंगे। तो अब जनता जागेगी कब? आप कब जागोगे? इतने सारे नौजवान जो यहां खड़े हैं, कब अपना हक मांगोगे? आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको एक बोरा राशन पकड़ा देती है और कहती है कि एहसान किया है आप पे। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा जिसमें वो अम्मा कह रही है कि मैं मोदी जी के साथ गद्दारी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने मोदी जी का नमक खाया है, मुझे राशन का बोरा भेजते हैं। ये चाहिए आपको कि एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि आपने उसका नमक खाया है। मेरे परिवार में 2 प्रधानमंत्री रहे, किसी ने कभी ऐसी बात नहीं की, उनके दिमाग में घुसी नहीं ऐसी बात। वो जानते थे कि वो आपके सेवक हैं, वो जानते थे कि एहसान आपने उन पर किया है, वो जानते थे कि नेता आपने बनाया, वो जानते थे कि सत्ता आपकी है, जानते थे कि सत्ता उधार में दी है आपने। उनका काम, उनका कर्तव्य था कि आपकी सेवा करें। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में आज हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी ये जानता है, ये जानता है कि उसका कर्तव्य आपके लिए काम करना है। वो नहीं समझता कि कोई एहसान करेगा आप पे। आप पर अत्याचार होता है, सबसे पहले आज आपके पास कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचता है। आपको कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा हो, सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इस बात को समझता है। अरुण वाल्मीकि को पीटा गया आगरा में, कौन गया उसके साथ संघर्ष करने के लिए? उसके परिवार के लिए न्याय मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी गई। हाथरस में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, कौन पहुंचा वहां? कांग्रेस पार्टी के नेता। हम लोगों ने आंदोलन किया, तभी जाके कुछ न्याय मिलने की उम्मीद भी हुई उन्हें। किसानों को कुचला गया लखीमपुर खेरी में। आपने तो इतनी हिम्मत दे दी है भाजपा के नेताओं को कि मंच पर उस मंत्री को खड़ा कर रहे हैं जिसके बेटे ने किसानों को खुलेआम कुचल डाला अपनी जीप के नीचे, और मंच पे खड़े हैं, इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं। उस लड़के को जमानत मिल गई है, खुला घूम रहा है।
रिहा होने वाला है। इतनी हिम्मत दे दी है आपने कि कुछ भी हो जाए, जनता पे कुछ भी बरस जाए, कुछ भी समस्या आए, कोई भी संकट आए, कोई बात नहीं, हमें तो धर्म पे वोट मिलना ही है। बदल दीजिए बहनों और भाइयों, बर्बाद हो रहे हो, आपका प्रदेश बर्बाद हो रहा है, आपके भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। मैं ऐसे नौजवानों से मिलती हूं जो 5-5, 6-6 साल इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति के लिए, परीक्षाएं दे रखी हैं, पास हो गए हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पास होने के बाद कट ऑफ चेंज हो जाता है, घोटाले ही घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, रोते हैं, मेरे साथ रोते हैं, बोलते हैं कि हम क्या करें दीदी, 6 साल निकल गए, हमारी तो उम्र ही निकल गई, अब क्या करेंगे। और सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, आप आवाज उठाते हो, सरकार दमन करती है। मैं आशा बहुओं से मिली हूं, अपना मानदेय बढ़ाने के लिए खड़ी हो गई थी, कहीं सभा में गई थी, मुख्यमंत्री जी की सभा में, उनको इस तरह से बेरहमी से पीटा गया, बस में ले जाकर पुरुष पुलिस कर्मियों ने उनके गले दबाकर उनको पीटा कि तुमने सोचा कैसे कि तुम अपना हक मांगोगी। लेकिन ये सब आपका हक है बहनों भाइयों, ये सब आपका हक है। रोजगार आपका हक है, शिक्षा आपका हक है, सुरक्षा आपका हक है, सक्षम होना आपका हक है, उपज का दाम मिलना हक है, ये सब आपके हक हैं। इनको ठीक ढंग से समझिए। ये जो वोट है ना, बहुत बड़ा हथियार है, इसको ऐसे मत गवाओ। नेता को कभी भगवान नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं। नेता का काम है आपके लिए करना, कभी भगवान मत बनाओ। इंसान है, उससे काम निकालो, उसको जवाबदेह बनाओ, उसको ये एहसास होना चाहिए कि आपने बनाया है। आज मैं आपके सामने आई हूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा खाका तैयार किया है, उसको हमने नाम दिया है भर्ती क्रांति। और उसमें हमने समझाया है, एक एक चीज समझाई है कि ये 20 लाख नौकरी जो हम कह रहे हैं हमें देने की क्षमता है, ये कहां से आएगी, कौन से विभाग में है, कितने हैं, कब तक ये नियुक्तियां हो सकती हैं। ये जो परीक्षा में घोटाले हो रहे हैं, इसके लिए एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे, इसमें परीक्षा की तारीख, रिजल्ट की तारीख और नियुक्ति की तारीख लिखी जाएगी। और अगर किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने भी इसमें फेरबदल करने की कोशिश की, बेईमानी करने की कोशिश की, एक कानून लाया जाएगा कि उस पर सख्त कार्रवाई हो। जब परीक्षा देने के दिन और नियुक्ति के दिन के बीच में 6 महीने से ज्यादा नहीं जाने देंगे हम। 6 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति होगी आपकी। 8 लाख रोजगार हम पैदा करेंगे आपको सशक्त करके। अगर आप में से कोई ऐसे नौजवान हैं जो एक छोटा सा कारोबार या एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज में देगी, ताकि आपको खड़े होने का साधन मिले। उसके बाद जब आप कमाएंगे तो थोड़ा बहुत वापस आप लौटाते रहेंगे। इसी तरह से 12 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हैं, सबसे पहले हम उनको भरेंगे। तो नौजवानों को खड़ा करने के लिए, इनके रोजगार के लिए खूब योजना बनाई है। जहां जहां हुनर है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुनर है, जहां जहां हुनर है, जैसे मुरादाबाद में पीतल का है, कानपुर में लेदर का है, कहीं और कुछ और चीज का हुनर है, वहां उस हुनर के लिए पूरी सुविधाएं देंगे, ताकि वहां पे आपको अगर उस हुनर के साथ कुछ काम करना हो तो सबसे आसान होगा आपके लिए, खास तौर से अगर आप नौजवान होंगे। इसी तरह से किसानों के लिए जो छत्तीसगढ़ में हमने योजना लागू की है छुट्टे जानवर के लिए, वही आपके लिए यहाँ लागू करना चाहते हैं। आपको 2500 रुपए में गेहूं धान मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार दे रही है। गन्ने के लिए 400 रुपए मिलेंगे। आपकी जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आती हैं, इनको आधा किया जाएगा। और जिसके पास सबसे ज्यादा कोरोना का जो बकाया था, जिससे त्रस्त थे, परेशान थे, उस कोरोना के बकाये को भी साफ किया जाएगा। किसानों के लिए छुट्टे जानवर की समस्या के लिए भी मुआवजा मिलेगा 3000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। मेरी बहनों के लिए
आशा बहू और आंगनवाड़ी की बहनों के लिए जो आप आंदोलन कर रही थी, आपको 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि दिया जा सकता है, ये सरकार भी कर सकती थी। आप आज अस्पताल में जाती हैं तो ब्लॉक के अस्पताल में आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है। हम चाहते हैं कि हर अस्पताल में महिला डॉक्टर, महिला नर्स मिले आपके लिए। मेरी नौजवान बहनों, जितने भी सरकारी रोजगार हैं उसमें से 8 लाख रोजगार सिर्फ महिलाओं को मिलेंगे। पुलिस में 25% भर्तियां महिलाओं की होंगी। ये जो एफआईआर न दर्ज करने की बात है, जब आप पर अत्याचार होता है तो अपराधी के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। अगर 10 दिन के अंदर अंदर नहीं होगा और आप पर अत्याचार हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो हम कानून लाएंगे कि जिसने दर्ज नहीं किया है उस अधिकारी का सस्पेंशन होगा। मेरी बहुत सारी छात्राएं दिख रही हैं यहां। आपके लिए मोबाइल फोन मुफ्त बनेगा, ताकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए, तो आपको मुफ्त मिलेगा। आपको स्कूटी मिलेगी ताकि आपको यहां से यूनिवर्सिटी से घर जाने में और यहां आने में आसानी हो, सुविधा हो। और आपके लिए भी बहुत सारी योजना बनाई है, आपकी सेहत के लिए, आपके सशक्तिकरण के लिए, आपके रोजगार के लिए। तो ये सब बातें हैं। बुनकरों के लिए स्पेशल पैकेज आएगा, फ्लैट रेट पे बिजली दी जाएगी। तो देखिए, ये सब बातें हैं जो आपके सामने होनी चाहिए। यही तो आपकी समस्याएं हैं, इनको हल करने की बात होनी चाहिए। और अगर हम भी आपको ऐसी खोखली घोषणा देके चले जाएं, 5 साल में नहीं करें तो हमें भी निकाल दो, लेकिन कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी चला जा सकता है कि साल निकल गए, दशक निकल गए। ये स्वतंत्रता सेनानियों की जमीन है। यहां पर अपने सीने पे, अपनी छाती में गोलियां ली हैं, शहीद हुए हैं यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी। किस लिए खून बहाया? किसके पूर्वज थे वो? आप ही के तो पूर्वज थे। किस लिए आजादी दिलाई आपको? ताकि आप इस खाई में रहें और कोई नेता आपका धर्म के बात पर, जाति के आधार पर इस्तेमाल करके सत्ता में रहे, तानाशाह बन जाए। जिस तरह से अंग्रेज दबाते थे आपको, उसी तरह से दबाए। आप आंदोलन करते हो, अपने हक मांगते हो, आपको पीटा जाए, आपको जेल में डाला जाए, आपको नौकरी ना मिले ताकि आप कभी आजाद ना हो। देखिए, आप आजाद तब होंगे जब आपकी कमाई होगी, जब आप अपने पैरों पे खड़े होगे, जब आप सशक्त बनोगे, जब महिलाएं सशक्त होंगी, नौजवान सशक्त होंगे, तभी तो आपका भविष्य बनेगा, तभी तो आप आजाद होंगे। तो अपना खून इन लोगों ने इसलिए नहीं बहाया ताकि आप अपनी सारी सत्ता किसी और को सौंप दें। ये आपकी सत्ता है, ये लोकतंत्र है। इसमें ये जो वोट है ना, आपकी शक्ति है। इसको समझिए, इसको ध्यान से इस्तेमाल करिए। जब चुनाव आएगा तो ये बात गहराई से समझिए कि ये चुनाव आपका भविष्य तय कर रहा है। आपके बच्चों को क्या रोजगार मिलेगा कि नहीं, आपके नेता आपके प्रति जवाबदेह बनेंगे कि नहीं, क्या महंगाई घटेगी, क्या आपको किसानी करने में कोई मदद करेगा, सहायता मिलेगी आपको, क्या अगर आप बुनकर हैं आप फिर से कमा पाएंगे। आपके सामने जितने भी नेता आते हैं उनसे ये सवाल पूछो। ये पाकिस्तान, बुलडोजर, आतंकवाद की बातें सब इनके लिए हैं। इससे आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। तो यही बातें करने में आई थी, आपसे आग्रह करने आई थी कि अपनी देश प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझना शुरू करो, जागरूक बन जाओ और एक ऐसी पार्टी को आप सत्ता में लाओ अपने प्रदेश में जो आपके लिए काम करने के लिए समर्पित है। बहुत जरूरी है। हम भर्ती क्रांति लाना चाहते हैं। हमारा नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं का इसलिए हमने बनाया क्योंकि हम चाहते हैं कि यहां बैठी हर छात्रा सशक्त हो, बड़ी होकर ये भी कमाए, इसको राजनीति में भागीदारी मिले। आज 40% महिलाएं लड़ रही हैं टिकट कांग्रेस से। ठीक है, हो सकता है कुछ हार जाए, न जीते, लेकिन सशक्त बन रही हैं। वही महिला
जिसको पीटा गया, जो योगी जी की सभा में गई थी अपना मानदेय मांगने के लिए, आज मेरे साथ मंच पे खड़ी होती है, भाषण देती है, उसको गर्व है अपने में और लड़ रही है अपने हक के लिए। हमने उससे कहा सत्ता ने तुम्हें ये किया ना, सत्ता ने तुम्हें मारा पीटा कुचला, अब सत्ता अपने हाथों में लो, क्योंकि ये सत्ता तुम्हारी है। और यही मैं आप सबको कह रही हूं, ये सत्ता आपकी है, अपने हाथों में ले लो इसको। मत बर्बाद करो अपने जीवन को, मत बर्बाद करो अपने भविष्य को, अपने प्रदेश को बचाओ, अपने देश को बचाओ। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। सोच समझकर अपना वोट इस्तेमाल करो, जागरूक बनकर। इस बार ऐसे इंसान को अपना वोट दो, ऐसे प्रत्याशी को जो ईमानदार हो, जो आपके लिए दिन रात एक करने को तैयार हो। अमरीश चंद्र पांडे जी वैसे ही प्रत्याशी हैं, इनको आगे बढ़ाइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए उत्तर प्रदेश में, ताकि आप सशक्त बने और आपका प्रदेश आगे बढ़े। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे ज्यादा नौजवान है, सबसे उपजाऊ जमीन है, सबसे बड़े बड़े उद्योग यहां पे बन सकते हैं। अपने प्रदेश को पीछे मत जाने दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से सुनिए, आपने बातें मन में जरूर रखिए और वोट करने जाएंगी और जाएंगे आप तो बहुत ही ध्यान से अपना वोट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। लड़कियों एक बार बोलो मेरे साथ, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। ये तो लड़की नहीं थी। आप बोलो, चलो, लड़की हूं, लड़की हूं, लड़की हूं। शाबाश। जय हिंद। हेलो, अब बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रियंका जी, जोरदार ताली बजाइए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद।